हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग मैट्रिक्स। ये चैप्टर नया हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम समझेंगे। बहुत इजी है और बेसिक है, बहुत ज़रूरी भी है करना, ताकि आगे आप पूरी तरह से इस मैट्रिक्स को समझ पाएँ। तो मैट्रिक्स है, अगर सिंगल होती है तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ये प्लूरल होती है तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। जी हाँ, तो ये याद रखें, मैट्रिक्स एक ही चीज़ है। मैट्रिक्स सिंगुलर और मैट्रिसेस प्लुरल के लिए यूज़ होती है। ये होता क्या है, इसको अगर हम समझें तो एक्चुअली मैट्रिक्स जो है इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे एक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं। रेक्टेंगुलरली हम डेटा को इस तरह से अरेंज करें जैसे आप यहाँ देख रहे हो एग्जांपल्स में, और इसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं और फंक्शन हो सकता है। नंबर की जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम रियल नंबर बात करते थे, लेकिन नंबर सिर्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बना हुआ हो सकता है, और फंक्शन भी हो सकता है। द नंबर और फंक्शंस ना आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्री कहते हैं। जनरली हम एलिमेंट्स का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पर यहाँ तीन जो है मैट्रिक्स ली गई हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ई, बी एंड मैट्रिक्स सी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी डेटा होता है हम उसको लिखते हैं, यानी हम एंट्रीज इस तरह से करते हैं। यहाँ कुछ एंट्री आपकी पहली होगी, फिर आपकी दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, ऐसे चलती रहती है। और अब डाउन भी जाएंगे तो आपकी एंट्री इस तरह से डाउन आएंगी, एक के नीचे एक आएगी। तो इस तरह से अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स लिखते हैं और इस ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। जैसे मैट्रिक्स ए में आप देखें कुछ एंट्रीज हैं, यहाँ सिंपली नंबर, रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो आप देख रहे हो -2 एंड उसके बाद कुछ गैप के बाद 5, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो होता है, इस तरह से चीज़ों को देखेंगे आप, एक के नीचे एक लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये जो लिखी गई होती हैं, यानी हम हॉरिजेंटली इसको बोल सकते हैं। नॉर्मली हम ये लैंग्वेज समझते हैं हॉरिजेंटली। तो इस हॉरिजेंटली डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं रो। इसको रो कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे 3 रो हैं इसके अंदर। और अगर हम वर्टिकली डेटा को लाइन में अगर देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो ये हम वर्टिकली जो डेटा है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो वर्टिकल डेटा होता है उसको हम बोलेंगे, है ना, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो इसमें आप देखो तीन ब्लू कलर में, यानी 3 रो इसके अंदर कितनी है, 3, और कॉलम इसके अंदर कितने हैं, 2। तो ये रो और कॉलम होती हैं इसके अंदर एंट्रीज, और एंट्रीज से बनती हैं रो एंड कॉलम। आपकी मैट्रिक्स बी में आप देखेंगे कि नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ किया गया है। और इसमें भी अगर आप नंबर ऑफ रोज की बात करें तो दिस इज़ योर फर्स्ट रो, दिस इज़ योर सेकंड रो एंड दिस इज़ योर थर्ड रो। तो ये रो कही जाती है। एक बार समझ लेंगे तो फिर आसानी होगी, आपको रो और कॉलम कोई बड़ी चीज़ नहीं है समझना। इस तरह से ये आपका ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर में रियल नंबर हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं एज एंट्रीज और एलिमेंट्स। अब इसमें देखें आप सी के अंदर आप देखोगे ये फंक्शंस हैं, 1 + x, x³ 3, है ना। और ये पहली क्या बन रही है, यहाँ पर पहली रो बन रही है। उसके बाद दूसरे में cos x और ये sin x + 2, और ये एंट्रीज हैं, ये आपकी दूसरी रो हो गई। लेकिन अगर हम बात करें कॉलम वाइज तो आप इसको पहला कॉलम बोलेंगे, इसको दूसरा कॉलम बोलेंगे, इसको तीसरा कॉलम बोलेंगे। तो जनरली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 लेटर से। नंबर ऑफ रोज जो होती हैं कितनी होती हैं, उसको हम m से लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमें मेंशन करना हो, है ना, तो उसको हम n से लिख देंगे। तो ये आपको याद रखना, m इज़ फॉर रोज, n इज़ फॉर कॉलम्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, बस इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ से सब कुछ। तो यहाँ पर ओके, ये हो गया, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी रोज़ हैं वो इसके लिए जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो आ रही हैं आपकी कितनी, 1 2 3। तो ये हो गया 3, और ये आपकी आ रही है n इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। ठीक है, तो इसको हम m/n भी लिखते हैं। ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज m से और नंबर ऑफ n कॉलम से। तो अब ऑर्डर बताना हो मैट्रिक्स का तो हम उसको लिखने का तरीका ये होता है m, और यहाँ क्रॉस नहीं बोलते इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं बाई। यानी इसको रीड कैसे करेंगे आप, m/n।
m हमेशा रो के लिए और n हमेशा कॉलम के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर हम जनरली कोई मैट्रिक्स को लिखना चाहें, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसमें कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, है ना, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए हमने स्मॉल लेटर a का यूज़ किया है और इसके सबस्क्रिप्ट में दो नंबर लिखे हुए हैं। पहला नंबर रोज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसको m या n से रिप्रेजेंट किया जाता है। m टेक एनी वैल्यूज, n ऑल्सो कैन टेक एनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसी पूरी मैट्रिक्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल A से, तो स्क्वायर ब्रैकेट अंदर एक एलिमेंट कर दिया, जनरल बना दिया उसको, उसके सबस्क्रिप्ट में हमने i और j लिख दिया। m बाई n की ये मैट्रिक्स है और इसमें m रोज हैं, n कॉलम्स हैं। तो जो i है ना, जो i है वो कहाँ से रन करेगा, वो 1 से लेकर m तक जाएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, और कॉलम की वैल्यू जो j रिप्रेजेंट करती है वो 1 से लेकर n तक जाएगी। और ये जो वैल्यूज़ हैं i और j किसी नेचुरल नंबर में हो सकती हैं, यानी कोई एलिमेंट अगर आप ऐसे लिखते हैं 1.5 इक्वल टू 2.3, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ रिप्रेजेंट करने का, दैट इज़ वेरी टोटली एब्सर्ड, बकवास है, ऐसा कभी लिखा नहीं हो सकता। तो इतना तो आप समझ ही जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हमने पीछे एक चीज़ बताई आपको कि अगर हम m क्रॉस n लिख रहे हैं तो वो आपको सॉरी m बाई n, नॉट m क्रॉस n, ठीक है, नहीं m बाई n ही बोलेंगे जब हम ऑर्डर की बात करेंगे। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ मैट्रिक्स एक बनाता हूँ मैं, सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ x और ये मैट्रिक्स है आपकी 2 3 -4 एंड 6, तो आप इसके अंदर देखते हो इसका ऑर्डर अगर पूछे आपसे तो ऑर्डर आप बता सकते हो कि इसका ऑर्डर है, ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, इसको तुम लिखेंगे 2/2, ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया। लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स के कैसा होता है, एलिमेंट्स होता है m डॉट n, यानी यहाँ पर डॉट का मतलब है एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन, है ना, जितने भी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, दोनों को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। आपको बताने कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, यानी एलिमेंट्स एक है इतना पता है हमें, तो क्या हो सकता है। देखो मैं एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ नंबर ले लिया कुछ, सपोज 2, है ना, 3 4 5 8 6 7 5, ओके। ये एक मैंने इस तरह से एरे बनाया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मैट्रिक्स हो गई। अब इसके अंदर रोज कितनी है, इसमें रो 1 है और इसमें कॉलम आप देखोगे 8 कॉलम है ना, वर्टिकली आप ऐसे अगर एक एलिमेंट है तब भी वो कॉलम ही कहा जाएगा। तो इसके अंदर अगर इसका ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिख सकते हैं, 1, है ना, 1 रोज एंड कॉलम कितने 8, तो ये 8 एलिमेंट्स की ऐसे मैट्रिक्स ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ 2 3 4 5, है ना, और यहाँ लिख देता हूँ बाकी एलिमेंट्स इस तरह से, ठीक, तो ये जो है थोड़ा सा दूर लिखना है, इस पर ऐसे 5 हो गया और ये भी आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसी के एलिमेंट को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अभी भी इसके अंदर एलिमेंट्स 8 ही हैं, लेकिन अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका हो गया हो 2/4, ठीक है। इस तरीके से हम बना बना कर तो नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें ऑर्डर ही बताना है। तो हमें और क्या बन सकता है, तो और इसका बन सकता है 4:2 बन सकता है, या इसका 8:1 बन सकता है। देखिए 1:8 और 8:1, दीज आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस, ये सेम मैट्रिक्स नहीं है, तो दोनों कंसिडर की जाएंगी। इस तरीके से ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को भी 2:4 और 4:2 ये डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, है ना, ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल और है, और यहाँ पर हमें मैट्रिक्स दी हुई है 3/2 की, ठीक है, और इसका जो एक जनरल एलिमेंट है वो बता दिया गया आपको, और आपको ये कंस्ट्रक्ट करनी है यानी बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ये जो मैट्रिक्स है वो ए है, ठीक है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3/2, 3/2 है इसका ऑर्डर, यानी इसके अंदर रो कितनी आएंगी, रो तो आएंगी 3, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे A11, है ना, उसके बाद A12, तो कॉलम 2 है यहाँ रुक जाएंगे इसके अंदर, उसके बाद ये हो जाएगा A21 और A22, और तीसरी रो में आ जाएगा A31 एंड A32। अब हमें तलाश होगी ये एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, तो जनरल एलिमेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है विच इज़ Aij, तो Aij की वैल्यूज़ में I और J को वैल्यू रख लूँगा अकॉर्डिंग टू माई एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। तो 1 1 रखेंगे, यानी I और J की जगह क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 1 और 1, और सारे एलिमेंट इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा मॉड है यहाँ पर, तो 1 - 2 × 1, तो ये मॉड आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 1, और ये हो जाएगा आपका
1 माइनस टू तो ये -1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। ऐसे आप निकाल लेंगे A21, ठीक है, सॉरी ए हम पहले A12 निकालेंगे। तो A12 निकालने के लिए सिंपली हम ये कर देंगे, दैट इज़ 1 और ये 2 इंटू 2, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, तो ये आपका 3 इंटू 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये है आपका 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 5, तो हो जाएगा 5/2। और अब एलिमेंट हम निकालेंगे 2 1, तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 2 एंड दिस इज अगेन 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एंड देन 2 2 का हो जाएगा 1/2 दैट इज 2, और 2 इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू 2, ओके। तो हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 4/2 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और एलिमेंट हम क्या आ जाएंगे, 3 1 निकालेंगे, तो हो जाएगा 1/2। तो पहला तो एलिमेंट हो जाएगा 3, दूसरा भी 3, तो ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद A32 लास्ट एलिमेंट, दिस इज 1/2, और ये हो जाएगा 3 और 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 6 6 माइनस 6 3, तो 3/2 आ जाएगा, ओके। तो बस ये एलिमेंट्स आप यहाँ फुल कर दीजिए, आपके ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो पहला हमारा एलिमेंट आया 1, फिर आया आपका 5/2, देन 1/2, देन 2, देन 0 एंड देन 3/2। तो दिस इज योर मैट्रिक्स, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ओके। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये जानना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि अगर आपके मैट्रिक्स में सिर्फ एक, इफ़ यू हैव ओनली 1 कॉलम, तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर हमारे पास सिर्फ कितना है, एक कॉलम है, तो उसको हम कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आप देख रहे हो, ये मैट्रिक्स है एक, जिसके अंदर सिंगल कॉलम है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे रोज कितनी भी हो सकती हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कॉलम जो है आपका एक ही होगा, ठीक है। अब ये इसमें रोज आपकी कितनी है, 4, तो ये 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन ये जो आपका नंबर है जो बाद में हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, m/n, यानी n इज द नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम फिक्स होगा, तो हम इस तरह से मैट्रिक्स को बना सकते हैं। जैसे जनरली एक मैट्रिक्स अगर हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से, तो m कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन 1 जो है यानी n की वैल्यू 1 ही होगी, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगल कॉलम वाला कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपका दूसरा है रो मैट्रिक्स। तो जैसे कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसे ही रो मैट्रिक्स है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही रो है, तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल हमने यहाँ एक मैट्रिक्स लिया है बी, तो इसके अंदर जो आपके जो कॉलम है ना, कॉलम कितना भी हो सकता है, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही होगी, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ये जो नंबर होता है पहला रो का, ये फिक्स होगा, ये 1 ही होगा। तो आपके पास ये 1/1 हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है, ये 1/3 हो सकता है, ये 1 बाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमने कॉलम मैट्रिक्स थी, उसमें पहला ये हो सकता है 1/1, उसके बाद ये 2/1, उसके बाद 3/1, और ऐसे चलते चलते ये कितना हो सकता है, m तक हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं सॉरी n, है ना। तो ये इस तरीके से हो सकता है। और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ये आपका नंबर ऑफ जो पहले वाला है, ये क्या आपका नंबर ऑफ रोज है, तो वो फिक्स है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n तक जाता है। यहाँ पर n होगा सॉरी, और यहाँ पर होगा आपका m। तो m कैन टेक एनी वैल्यू एंड n कैन टेक एनी वैल्यू, ओके। दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे नाम से पता है, देखने में स्क्वायर की तरह लगती है, और ऐसा तब होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर होती है, तभी ऐसा पॉसिबल है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स ए है। इसके अंदर आप देखोगे जो एंट्रीज हैं, उसमें जितने रोज हैं उतनी ही कॉलम है, यानी ये 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो जब ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, तो हम बाई का यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक ही नंबर होता है, 2/2 3/3 4/4, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डर 3 या ऑर्डर 2 या ऑर्डर 5 या ऑर्डर 6, इस तरह से हम उसकी बात करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो इस तरह से इसको लिख सकते हो, यहाँ m/m लिख सकते हो, या आप n/n भी लिख सकते हो, और इसको ऑर्डर m बोला जाता है, यानी बाई का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होता, और ये सिंपल है, वेरी स्क्वायर की तरह ही दिख रही है। डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए पहले तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, और जो डायगोनल्स में एलिमेंट्स आते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ, कि जैसा ये ए है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन अगर 2 एलिमेंट है तो यहाँ क्लियर हो जाएगी बात। ये जो डायगोनल है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी लेफ्ट का जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो के एलिमेंट से लास्ट कॉलम के लास्ट रो तक जो डायगोनल बनता है, डायगोनल ये भी होगा इस तरह से, है ना,
ये भी, लेकिन इसको हम डायगनल बोलते हैं। इस तरीके से ये जो है ये डायगनल होगा। तो हमेशा इसका जो डायरेक्शन होती है वो इसी तरह की, डायगनल को हम डायगनल मानकर चलते हैं। तो ये जो होती है जिसके अंदर डायगनल के एलिमेंट्स तो होते हैं, कुछ वैल्यू हो सकती है ना, इट कैन बी एनी नंबर और अ फंक्शन, लेकिन अदर देन नॉन डायगनल जो एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगनल एलिमेंट्स वो सारे जीरो होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। डायगनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए ये जो है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम और स्पेसिफाई कर देते हैं कि जब हमारे पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हों वो सारे कितने कैसे हों, वो सारे जीरो हों, जैसे पहले केस में था। पहली बात ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर भी है डायगोनल भी है, और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर बराबर हों, सेम हों, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनी नंबर, तब इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल, लेकिन ये स्केलर भी है, ठीक है। सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होती हैं और स्क्वायर भी होती हैं, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात समझ लें। तो इसका तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दोनों -1 है, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स तीनों के तीनों √3 हैं। तो ये होती है स्केलर मैट्रिक्स। अब है एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, क्योंकि जैसे नंबर को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से मैट्रिक्स को भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। अब ये और स्पेसिफिकली हमारे डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं जैसे स्केलर में होते हैं, लेकिन सारे के सारे 1 होते हैं, है ना, सभी 1 होते हैं। यानी अगर आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, कब होता है डायगोनल एलिमेंट्स, व्हेन i इज इक्वल टू j, i इज इक्वल टू j रिप्रेजेंट्स योर पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए वैल्यू 1 हो। अदरवाइज अगर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हो, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह के एलिमेंट्स आप देख सकते हो, जिसमें आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, बराबर हैं और सेम है और इक्वल है ना। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ये कैसी है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो स्क्वायर है। उसके बाद डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं, बाकी जीरो हैं तो डायगोनल हो गई। उसके बाद सारे एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो ये स्केलर भी हो गई। और उसके बाद ये 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गई, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और जो भी ऑर्डर होता है वो नीचे लिख देते हैं। जनरली ऐसा कॉन्टेक्स्ट में अगर पता हो हमें कि कौन सा ऑर्डर किया है तो हम सिंपली इसको आई भी लिख देते हैं, ठीक है, अगर ये अंडरस्टूड होता है तो। दिस इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स। सभी नाम से आप अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और ये जो है जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इट कैन बी एनी मैट्रिक्स, एनी ऑर्डर, रेक्टेंगुलर कोई मैट्रिक्स हो सकती है। अगर सारे एलिमेंट्स जैसे देख रहे हो आप इसमें सब में जीरो हैं तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और इज रिप्रेजेंटेड बाई अ कैपिटल जीरो, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको हम नल मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, नल का मतलब भी जीरो ही होता है। ओके ओके, टू मैट्रिक्स ए एंड बी है हमारे पास, तो वो कब इक्वल होंगे, इसके लिए दो कंडीशन हो सेटिस्फाई होनी चाहिए। उनका एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम ऑर्डर के होने चाहिए, दे शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट उसमें ये भी होना चाहिए कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। बस ये दो बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमारा ये एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में और इसका जो ये एलिमेंट है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, और देखेंगे दोनों बराबर हैं, 2 2 है। इसी तरह से आपका ये वाला जो एलिमेंट है इसकी भी बात करें, और इसका ये वाला, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, तो ये दोनों भी बराबर हैं, 3 3 हैं। और ये वाला एलिमेंट, सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, इसका ये और ये एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं तो ये भी 0 0 है, यानी ये भी बराबर है। ओके, और इसके अलावा जो बाकी बच गया हमारा ये एलिमेंट और ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, दोनों 1 हैं, यानी इसकी वैल्यू भी बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, और यहाँ इक्वलिटी का साइन हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके अंदर इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये 3 है और ये 2 है, बराबर नहीं है। अगर आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, यानी इसके बीच में इक्वल टू साइन नहीं लगा सकते, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, सीधा इक्वलिटी का साइन यूज कर लिया जाता है। इसको और समझ लेते हैं, वैसे यहाँ समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल तो नहीं है। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एनसीईआरटी का, और दो मैट्रिक्स आपको बता दिया गया है कि वो इक्वल हैं, और आपसे ये पूछा है कि आप ये बताइए इसके अंदर एक्स वाई जेड और ए बी सी का यूज हो रहा है, वो वैल्यूज क्या है, एक्स वाई जेड क्या है ना, और ए बी सी क्या है। तो बस कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके अंदर हम कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स हैं वो
हमें क्या करना है, बराबर करें। हमें चेक नहीं करना कि इसका ऑर्डर सेम है ना, और इसके एलिमेंट क्या इक्वल हैं, इक्वल होंगे क्योंकि ये बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से यहाँ से हम x निकल जाएगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ले सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट है जिसके अंदर z इन्वॉल्व है, इसको लेंगे हम, जो हमारी जरूरत होगी हम उसको लेंगे, और ये इस एलिमेंट के बराबर होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो बस हम इसको कर देंगे यहाँ पर, और ये क्या है हमारा z +4, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर होना चाहिए। तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। ओके, और आगे हम बात करें, यहाँ पर y इन्वॉल्व है, तो इसका ये जो एलिमेंट है इसका कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इनको इक्वल कर देंगे और हमारे पास y भी आ जाएगा। दिस इज 2y - 7 इज इक्वल टू, ये है आपका 3y - 2। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये y, हम y को इधर लेकर आ गए है ना, और 2 को उधर लेकर चले गए, तो जो हो गया आपका -5। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू भी आ गई। अब रही बात ए बी सी की, तो जहाँ पर ए बी सी है हम सिर्फ उस वैल्यू को देखेंगे, यहाँ से यहाँ ए इन्वॉल्व है तो सिर्फ हम इसको पॉइंट आउट करेंगे, है ना, सारे इक्वल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है -3, तो हम इसको इक्वल कर देंगे, a - 1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -2। ओके, नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर b का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, तो हम इस b को लेंगे और इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी 2b + 4 से बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमें b भी निकल जाएगा, दैट इज b -3 जो है इज इक्वल दिया हुआ है 2b + 4 के बराबर। ओके, तो b को इधर लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा 2b - b, और 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे दोनों, यानी से हो जाएगा -7। ओके, ए आ गया और हमारे पास बी भी आ गया। अब रह गया है हमारे पास सी। अब सी कहाँ पर है वो थोड़ा ध्यान दें। सी जो है इसमें तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे सी यहाँ नज़र आता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी है तो क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ मिल जाएगा हमें, तो इसको इसके बराबर कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ बात ऐसे लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू दिस, या इसको हम 2c, हम सिंपली 2c + 2 है ना, और इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से आप c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, c की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास a आ गया, हमारे पास z भी आ गया, हमारे पास y भी आ गया, a भी आ गया, है ना, b भी आ गया और c भी आ गया। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप जितना भी अब तक पढ़ा है वो समझ में आ गया है, तो एक्सरसाइज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज मैट्रिक्स एनसीईआरटी की 3.1। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स है आपकी 4x4 मैट्रिक्स। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पूछे हैं, ये क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है इसका आप ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर कितना है, इसमें रो आप काउंट करेंगे, ठीक है, रो कितनी आप देख लें। तो दिस इज योर रो नंबर 1, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो, दिस इज योर थर्ड रो। तो 3 रो हो गए इसके अंदर। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 ऑर्डर। फर्स्ट की बात करें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद बाई, यानी अब कॉलम देखने पड़ेंगे। अच्छा, कॉलम 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 के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये हो गया आपका फोर्थ कॉलम। तो 3/4 इसका ऑर्डर हो गया। क्लियर। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। तो नंबर एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हो गए 12 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सिंपल है। थर्ड देखिए, थर्ड में आपसे पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स, ये नंबर आपको दिए हुए हैं। तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो पहला जो आपका सबस्क्रिप्ट का जो पहला डिजिट होता है वो नंबर ऑफ रो को दिखाता है, और दूसरा जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। यानी अगर मैं यहाँ पर मैं सीधा हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि पहली अगर बात हम ये कर रहे हैं तो पहले हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। इसको हटाएं तो ये मीडियम एंड सेगमेंट इरेजर स्ट्रोक स्मॉल मीडियम। ओके, चलिए इसको हम हटा देते हैं पहले यहाँ पर, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट के बारे में ये हमसे पूछ रहा है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ये A13। तो A13 यानी फर्स्ट रो में आ गई, और कॉलम कौन सा, थर्ड। तो 1 2 3 ये वाला आपका, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो आपका है A13। ओके, दिस इज योर A13। दूसरा हमारा है A21, यानी आप जाएंगे सेकंड रो में। तो सेकंड रो ये हो गई आपकी 35 - 2 दिस, और इसमें सेकंड रो और कॉलम आपका है 1 यानी फर्स्ट। तो यही वाला एलिमेंट हो गया। देखिए ग्रीन कलर से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो ये ग्रीन कलर वाला
ये हो गया A21। इसके बाद हम दूसरा कलर से उसको मेंशन करेंगे। अब यह है A33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो आपका हो गया ये वाली जो लास्ट रो है, और कॉलम जो हो गया 19 वाला, तो ये जो आपका है -5, ये आपका है A33। ओके क्लियर। नाउ दिस इज योर A24 सेकंड रो में आ जाएं और फोर्थ कॉलम में चले जाएं, तो ये 12 जो है सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम का है, तो इसलिए ये आपका A24 हो गया। और अब लास्ट जो है आपका A23, फिर आप सेकंड कॉलम में आ जाओ, थर्ड सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, तो ये जो है आपका ग्रीन कलर इससे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने रंग कलर से आपको बता दिया कि कौन सा एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा, और इसमें क्या पूछ रहा है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर वो हैं 24, टोटल 24 हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं कुछ एलिमेंट अपनी मर्जी से ले लेता हूँ और एक बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट लिखता हूं, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूं, जैसे 1 हो गया, सॉरी कॉमा तो नहीं लगाना मुझे, तो उसके बाद एक मिनट, ये 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, ऐसे चलते चलते मेरा लास्ट जो है मान लीजिए एलिमेंट आ गया 24, और मैंने इसको मैट्रिक्स में फॉर्म कर दिया। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 रो, और कॉलम कितने हो गए, तो ये इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 24, और ऑर्डर में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं 1 2 3 है ना, और यहाँ तक 12 तक लिखता हूँ, और 12 के बाद यहाँ मैं बनाता हूँ आपका 13 देन 14, और ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा 24। तो मैंने अभी भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कितने लिए हैं, 24 ही लिए हैं, लेकिन इसका ऑर्डर अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 12। ठीक है, यानी 2 आपके पास रो हो गई और 12 इसके अंदर कॉलम हो गए। तो हमें ऐसे बनाकर नहीं देखना है, हमें सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर किस तरह से बनाए जा सकते हैं। अगर मैं 3 रोज ले लेता हूं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, देन इसमें बिकम 3/8, तो 24 हो जाएगा ना, ऐसा मल्टीप्लाई कर कर देख भी सकते हैं। या अगर मैं इसको 4 लूं तो तब भी हम बना सकते हैं 6 कॉलम के साथ, 4 रोज 6 कॉलम। अब क्या लूंगा मैं इसको, अब मैं 6 ले सकता हूँ इसको, अगर 6 रोज ले लेता हूँ तो कॉलम 4 हो जाएंगे। देखिए ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये वाली और ये वाली के अंदर आप ऐसा ना समझें कि दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट होंगी, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स उतने हैं, तो दीज आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस, वी हैव टू बी टेकन इनटू केयर दिस ऑर्डर। ओके, सो उसके अलावा अब और क्या होगा, अब हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स हो गया। और इसके बाद हो सकता है 12/2 हो सकता है, और एक 24/1 हो सकता है, जिसके अंदर इसी फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स बनाई है इसको हम कॉलम वाइज बनाएंगे, तब ऐसा होगा। तो दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, पहली बात। नाउ व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो भी क्या हम बना सकते हैं। तो पहला तो आप बनाने की कोशिश करें तो 1/3 13 बन गया। अब आप 2 रोज तो नहीं ले सकते, 3 रोज में भी एडजस्ट नहीं हो सकता, 4 में भी एडजस्ट नहीं हो सकता, तो अगला जो बनेगा या तो वो रो मैट्रिक्स बनेगा या वो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, यानी 1/13 हो सकता है या 13/1 हो सकता है। ओके, तो दिस इज योर ऑर्डर, किस तरह से हम बना सकते हैं इफ़ यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ गिवन। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड। अब इसमें इसी तरह का क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया हमसे। अब हमसे वो पूछता है कि भाई व्हाट इज द एलिमेंट्स, इस बार दिए हुए हैं 18, एंड ऑर्डर पूछ रहा है कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और अगर 5 एलिमेंट्स हो तब कितने हो सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो हम अब बनाएंगे नहीं मैट्रिक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 1/18 लिख सकते हैं। अगर 2 रोज करेंगे तो कॉलम में 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, सॉरी 9 कॉलम्स हो जाएंगे, 2 × 9 18 हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं 3 रोज लेता हूँ तो कॉलम कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 6, तब जाकर 18 एलिमेंट्स होंगे। और अगर अब मैं इसको 6/3 लिख सकता हूँ, 4 तो नहीं ले सकता, 4 में 18 एलिमेंट्स एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो सकता है, या फिर इसको 9/2 लिख सकता हूँ, या इसको फिर 18/1 लिख सकता हूँ। दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर। आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको क्रिएट करना है। आप ऐसा नहीं है कि भाई 5/समथिंग कुछ लें, आप कुछ भी लें, आपके पास 18 एलिमेंट होंगे ही नहीं, है ना, तो वो मल्टीपल होना चाहिए उसका, तब भी वो पॉसिबल होगा। अब 5 अगर है तो पहले तो मैं एक रो में और 5 एलिमेंट्स ले लूँगा, ये हो सकता है। अगर मैं 2 रोज लूँगा तो उसमें नहीं एडजस्ट होंगे, 3 लूँगा तो नहीं होंगे, 4 में नहीं लूँगा, नहीं 5/1 बना सकते हैं, जैसे 13 का बना था ऐसा ही ये भी बनेगा। तो दोनों मैंने बता दिए कि अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो किस तरह से होगा, तब इस तरह से होगा मामला, और अगर 5 एलिमेंट्स हैं तब ये वाला केस होगा। ओके, दैट्स योर थर्ड क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो लेकिन एक बार तो आपको जरूर करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है कि आप कंस्ट्रक्ट करें एक 2/2 मैट्रिक्स, है ना, और आपको ए से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं
2x2 मैट्रिक्स को बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, A इज इक्वल टू, तो मैं जनरल अगर एलिमेंट्स लिखूंगा तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इनकी तलाश होगी कि ये एलिमेंट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट केस के लिए मुझे जनरल टर्म दी हुई है, फर्स्ट केस में मुझे दिया हुआ है A i j। अब मैं i और j की वैल्यू इसके हिसाब से लूंगा, यानी कि अगर मैं A11 निकालता हूँ तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 इसके अंदर डाल दूंगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। सिंपल हो गया ना, डायरेक्ट मैं करते जा रहा हूँ यहाँ पर। और i और j की वैल्यू 1 2 होगी, तो 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9/2। करेक्ट। अब अगर 2 1 निकालूंगा तो ये डिफरेंट होगा, अच्छा ये भी ऐसा ही हो जाएगा ना, 2 + 1 9 ही हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 की पावर 3 का स्क्वायर 9, तो दिस इज अगेन 9/2। और A22 क्या होगा, A22 हो जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो ये इस केस के लिए जो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी वो ये हो जाएगी, दैट इज 2 9/2, देन अगेन 9/2 एंड देन 8। ओके, चलिए अब हम दूसरा करते हैं। इसका सेकंड पार्ट तो और इजी है क्योंकि इसका जो जनरल टर्म है बहुत इजी दी हुई है, यानी A11 निकालेंगे तो 1/1 1 आ गया, उसके बाद A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, A21 निकालेंगे, अब A21 तो ये हो जाएगा आपका 2/1 यानी 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और A22 निकालेंगे तो ये फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी, देन मैट्रिक्स विल बी 1 1/2 2 एंड 1। चलिए लास्ट और कर लीजिए। लास्ट में आप देखेंगे ये वाला हमारा जो थर्ड में जो आपको दिया हुआ है, इसको यूज़ करेंगे हम। तो इसमें आप वैल्यू रखें तो हम सीधा क्या इसको निकाल सकते हैं, अगर मैं सीधा लिखता हूँ, चलिए सीधा लिख लेते हैं, A11 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 i भी 1 और j भी 1, तो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 9/2। उसके बाद 1 और 2 लेंगे, तो 1 ये i1 प्लस, हम यहाँ पर थर्ड वाले में बात कर रहे हैं, i1 और 2 और j की वैल्यू हो गई 2। ओके, तो 1 हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 5/2 25/2, ये हो जाएगा 25/2। अच्छा, अब यहाँ डालेंगे हम 2 1, तो 2 + 1 4 16 16/2, ये हो जाएगा आपका 8। और इसमें अगर हम डालेंगे 2 2, तो 2 + 2 + 2 4 6 6 36 36, ये हो जाएगा 18। तो आई होप इतना तो आप समझ लेंगे, खुद भी कर लेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 3/4 की एक मैट्रिक्स बनानी है, तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सपोज ए से। ओके, तो वो आपका हो जाएगा 3 रोज हैं इसमें, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, A11 A12 एंड A13, और एक और आएगा क्योंकि ये कॉलम 4 है तो A4 भी आएगा, A14। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा A12, देन सॉरी अब यहाँ पर सेकंड रो है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 देन 2 2 देन A23 एंड A24 एंड लास्ट रो यानी A31 A32 A33 एंड A34, तो ये होगी। ठीक है, हमें जनरल टर्म यहाँ पर दी हुई है, तो जनरल टर्म का यूज़ कर कर हम सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखेंगे आप। तो हम सबसे पहले जो यूज़ कर रहे हैं वो हम इस फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ Aij इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i प्लस j। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे A11। देखिए कहीं कहीं आपको टाइम लग सकता है लेकिन है बहुत ईजी, इससे ज़्यादा नंबर किसी में नहीं आते और इससे ईजी कोई चैप्टर नहीं है आपके 12th क्लास का। तो इसमें सारी मैं वैल्यूज़ जब पुट करूँगा तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी, दैट इज़ 1 1/2। आप सारे इस तरह से लिख सकते हैं, A11 इस तरह से रो वाइज, ये रो हो गया आपकी, ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड रो हो गई, तो 1/2 देन 0 देन 1/2 एंड दिस इज़ 5/2 देन 2 then 3/2 and this is 1/2, is become 4 7/2
3 and 5/2. दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप ईजी भी है और समझ भी आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हमसे पहले क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस कुछ नहीं है, इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या है, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर दीजिए ना बराबर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर देंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। बहुत सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, देखिए ये आपका ये इसके बराबर हो गया, और ये जो 3 है ये जेड के बराबर हो गया, और ये जो x है वो 1 के बराबर हो गया। बस कुछ नहीं करना, आपके पास वैल्यू आ गई। तो z की वैल्यू कितनी होगी इस हिसाब से, z की वैल्यू होगी 3, और x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 1। दैट्स द आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। यानी इस सेकंड केस में आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा आपका इक्वेशन ये वाला, यानी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करेंगे तो आप लिख पाएंगे यहाँ पर 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू देखिए यहाँ निकाल सकते हैं आप। जेड आप कितना आ जाएगा, यहाँ जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ओके, लेकिन x प्लस वाई से अभी कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो अब एक एलिमेंट आपका ये बेस का भी यूज़ हम कर सकते हैं। जिसका यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत होगी, सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे। यानी एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा, 8। अब यहाँ से किसी भी की एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी मैं एक्स को लिख सकता हूँ 8/y, और इसकी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। किसमें, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह आप रखेंगे 8/y प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, ठीक है। तो इक्वेशन में आपके पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4। तो y की वैल्यू 2 आएंगी, y की वैल्यू 2 भी आ सकती है और y की वैल्यू 4 भी आ सकती है। ओके, तो x तो क्लियर हो गया। x की वैल्यू तो आपके पास कितनी हो गई है, x की वैल्यू आपके पास हो गई है, सॉरी z की वैल्यू 0 आ गई है। अब यहाँ पर जो है दो वैल्यू आई हैं y की। तो अगर हम इफ़ हम ये कह सकते हैं ना, इफ़ y इज इक्वल टू 2, तो इसमें वैल्यू रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। अगर y कितना है, अगर y हमारे पास है 2, तो x कितना हो जाएगा 4, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास y की दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगी तब हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और उस वक्त x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ दो केसेस हो सकते हैं। अगर हम y को 4 लेते हैं तो हमारा x जो है वो 2 हो जाता है। देखेंगे आप मल्टीप्लाई करने में दोनों बार ही 8 ही आने वाला है, जो हमारी क्या कंडीशन थी, जो हमें दी हुई थी, ये वाली कंडीशन 8 ही आता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब हमारा थर्ड पार्ट और रह गया, इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है x कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम बराबर करेंगे तो कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 9। तो ये तो है आपका 9। और चलिए, और दूसरा जो है, एक मिनट, हाँ, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू दिया हुआ 5, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इनको सॉल्व कर कर एक्स वाई जेड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम y z की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, y z की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो x निकल जाएगा। तो अगर ये रखते हैं इसके अंदर, तो देखिए क्या होगा, अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो क्या होने वाला है, x और z की वैल्यू, यानी x और z की वैल्यू हम रखेंगे उसकी जगह 7। तो 7 ये आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर हम ये वैल्यू रखते हैं x प्लस जेड, ये हमारी x की वैल्यू आएगी, सॉरी ये जो था हमारा x, और y और z हमने रखा था, y और z रखा था पहले केस में, तो y और z हमने रखा था, तो ये जो वैल्यू आएगी वो x की आएगी। यानी x और y प्लस जेड आपका कितना हो गया, 7 इज इक्वल टू 9। तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 2। और हम ये रख रहे हैं, अगर इसमें इसकी वैल्यू रख रहे हैं, x और z की वैल्यू रख रहे हैं, तो y रह जाएगा, यानी 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। और इस केस में हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 4। ओके, दैट्स क्लियर। और यहाँ से
अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, x की भी वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। अब इन दोनों वैल्यू को रखकर हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे, इसकी x की वैल्यू रखेंगे 2 और y की वैल्यू रखेंगे 4 एंड दैट इज इक्वल टू 9। सो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 6 एंड है ये हो गया आपके पास 3। तो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, तो x y z तीनों इस केस में भी निकल गए। चलिए अब आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आपको होपफुली आपको सब कुछ इजीली समझ में आ रहा होगा और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखेंगे कि दोनों इक्वल दिया हुआ है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यानी ये वाली टर्म आपकी इसके बराबर होगी, ये वाली टर्म आपकी 5 के बराबर होगी, ये वाली टर्म आपकी 0 के बराबर होगी और ये टर्म जो है 13 के बराबर होगी। तो इसको रखेंगे और ए बी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू हमें ए बी सी डी तो हमें दिया नहीं है, हमें इसको चेक करना पड़ेगा एक बार, क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने चेक किया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। दरअसल ये ए बी सी डी है यहाँ पर, ये नहीं है। तो कुछ बुक में ऐसा लिखा है मेरे ख्याल से, तो ए बी सी और डी है ना, नॉट। अगर आपकी बुक में भी है तो उसको करेक्ट कर लें आप। तो बस हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग को इक्वल करना होगा इसके, यानी ए माइनस बी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और इसी तरीके से 2a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ओके, अच्छा 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है, तो पॉसिबल है, निकाल सकते हैं। और उसके बाद 2a माइनस बी किस टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 0 के, 0 6 ना समझे इसको। उसके बाद 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो इनको सॉल्व करेंगे हम, वैल्यू निकाल सकते हैं ए बी सी और डी की। ओके, तो चलिए इसको निकालते हैं और ये थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पर हम a माइनस, यहाँ a भी दिया हुआ और यहाँ a भी दिया हुआ, तो इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हम a और b निकाल सकते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। 1 2 3 ऐसे नंबर दे देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम बोल लेंगे 4। तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे थर्ड से, तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और उसके नीचे लिखेंगे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नीचे वाले के इसके साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म कट जाएगी और ये आ जाएगा -a। ओके, और ये आ जाएगा कितना -1। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर हमें a की वैल्यू तो आ जाएगी 1। a की वैल्यू अगर आ गई तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में 1 डालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। ओके, तो b कितना हो जाएगा, b इसको उधर ले जाते हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। देखिए a भी आ गया और b भी आ गया। अब a और d का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर a और b निकल गए तो c निकाल लेंगे हम सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से c आ जाएगा आपका, c इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ओके, चलिए अब हमें d निकालना है, तो हम फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करेंगे और उसमें c की वैल्यू डाल देंगे। तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल देंगे, डी की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 9, ये हो जाएगी 4। तो 1 2 3 4 ये आंसर आ रहे हैं, 1 2 3 4। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4। दैट्स इट। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, चेंजेस कर लेना इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर पता है तो ये चुटकियों का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सी कंडीशन है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फिट होती है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, तो नो डाउटेडली आपका m इज इक्वल टू n होगा, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो बहुत ही अगेन कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम अगर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ही लें, पहली कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ये वाली हो गई और इसको 0 के बराबर कर दें, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, आप क्या करेंगे, 3x प्लस 7 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए।
तो x किसके बराबर होना चाहिए, -7/3 के बराबर होना चाहिए। 7/3, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है x में? तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो नो डाउटली कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका एक ऑप्शन हमारे पास नॉट पॉसिबल टू फाइंड तो नहीं होगा। और x x x x आपका 0, 3x + 7 = 0, तो ये हो जाएगा आपका -7/3। 7/3 तो कोई ऑप्शन में नहीं है भाई, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ऐसा क्यों लिखा है इसके अंदर? तो ये हमारा यही ऑप्शन होगा जी, यही ऑप्शन होगा फिर इसके अंदर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ एंट्रीज 0 and 1 इज कितना होगा? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एक 3/3 की मैट्रिक्स अगर है, मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए हो सकती है, और उसके अंदर एंट्रीज तो कुछ भी हो सकती हैं, ये हो गई, ये और ये, है ना, इस तरह से कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, कितनी एंट्रीज आएंगी, 9 एंट्रीज आएंगी। और उस एंट्रीज में हमें डिजिट्स क्या रखनी है? उसके अंदर डिजिट्स जो है सिर्फ अलाउड हैं कौन सी, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। यानी इसको भरने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, 0 या 1, यानी दो तरीके से इसको भर सकता हूँ। इसी तरीके से इसको भी 0 और 1 से भर सकता हूँ, इसको भी 0 और 1 से, यानी सभी जगह में 0 ला सकता हूँ या 1, यानी दो ही डिजिट मेरे पास मान लीजिए अवेलेबल हैं। तो हर वैकेंट स्पेस को, हर एलिमेंट्स को भरने के मेरे पास दो तरीके हैं। तो इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, टोटल कितने हो गए? तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ वेज आप निकाल सकते हो फिर, यानी नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस जो भी आपसे पूछा गया, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर हाउ मच, 9, क्योंकि हर को ऑप्शन को फिल करने के लिए दो मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो एक के लिए दो, 2 वेज हो गए, तो 9 एंट्रीज को फिल करने के लिए 2 × 9, यानी 2 को अब 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरे ख्याल से जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9 टाइम्स, यू विल गेट 512, यानी 512। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देन द डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी, बहुत इजी था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड सारी पहले बातें करेंगे और उसके बाद उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और सारा कोर्स मैं कंप्लीट करूँगा तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।